ओके पे एस्पिरेंट्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज में ये एसए का पार्ट थर्ड वीडियो है, जिसमें हम 14th एसए, 15, 16, 17, 18th एसए के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो ये एक्सपेक्टेड एसए क्वेश्चंस है, और जनवरी के मंथ का हिंदू एडिटोरियल से मैंने ये सारे एसेस क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट किए हैं। और आपको ये जो डेटा दिख रहा है, ये सारे हिंदू एडिटोरियल से ये डेटा लिया गया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो पहला है स्टार्टअप्स बूस्ट द इकोनॉमी थ्रू इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन। तो इसमें आपको स्टार्टअप को इनोवेशन और जॉब क्रिएशन से कनेक्ट करके अपने कंटेंट को देना है। तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि इंडिया इज द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप, जिसमें इंडिया में 1,30,000 रिकग्नाइज स्टार्टअप्स है। लास्ट 10 इयर्स में इतने स्टार्टअप्स को रजिस्टर किया गया है, और स्टार्टअप फंडिंग ग्रो कर रहा है। ये आपको डेटा, ये भी हिंदू एडिटोरियल से लिया गया है, एकदम ये रीसेंट डेटा है स्टूडेंट्स। अब रही बात जॉब क्रिएशन की, तो स्टार्टअप्स 1.6 मिलियन जॉब क्रिएट किया हुआ है अक्रॉस द कंट्री। फिर इनोवेशन की अगर बात कर रहे हैं, तो डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट केटर टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ इंडियन कंज्यूमर। तो इनोवेशन में डिलीवरी का मीशो, फोन पे, निंजा कार्ड, जोमैटो, आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या है? जब स्टार्टअप्स इंडिया को इकोनॉमिकली ग्रो करवा रहा है, तो गवर्नमेंट की क्या स्कीम है? सबसे पहले स्टार्टअप इंडिया जो लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016 में, उसके बाद नेशनल क्वांटम मिशन, इंडिया एआई मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन, और ये सारे भी स्कीम्स हैं स्टार्टअप्स के। अब ये जो बजट आया है अभी, उसमें 1 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया जा रहा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अब इसके चैलेंजेस क्या है? ये सारे स्कीम्स है, मगर चैलेंजेस क्या है? कैपिटल एक्सेस करना, फॉरेन फंड्स। स्टार्टअप 12 बिलियन रेस किया था 2024 में, जिसमें 75% जो फंड्स थे वो इंटरनेशनल सोर्सेस से है। तो इसीलिए डोमेस्टिक फंड्स को ग्रो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और गवर्नमेंट का एक्सेसिव रेगुलेशन है ओवर स्टार्टअप्स, इसको भी देखना है। मिस मैनेजमेंट भी है, बायजू, डुंजो, भारत पे, आप इनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इनोवेशन और जॉब क्रिएशन के बारे में बात करना होगा। पूरा का पूरा एक पैराग्राफ इनोवेशन पे होना चाहिए, एक और पैराग्राफ जॉब क्रिएशन पे होना चाहिए। गवर्नमेंट ने क्या स्कीम स्टार्टअप्स के बूस्टअप के लिए दी है, वो छोटे से पैराग्राफ में होना चाहिए। क्या चैलेंजेस हैं, वो भी छोटे से पैराग्राफ में होना चाहिए। मगर ज्यादा आपका कंटेंट इनोवेशन एंड जॉब क्रिएशन पे होना चाहिए। और उसमें क्या हर्डल्स है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे बताओगे। अंडरस्टूड? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15th, यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इज क्रूशियल फॉर इंश्योरिंग इक्विटेबल एक्सेस टू बेनिफिट्स। तो अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका मतलब इनफॉर्मल वर्कर्स भी होते हैं। तो इंडिया का टोटल वर्कफोर्स 500 मिलियन है, जिसमें 450 मिलियन तो इनफॉर्मल वर्कफोर्स है। और ये जो इनफॉर्मल वर्कर्स है, इनको इक्विटेबल एक्सेस टू बेनिफिट्स लाइक हेल्थ केयर, पेंशन, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो गिग वर्कर्स हैं वो भी एक तरीके के इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। तो पीएम जन आरोग्य योजना में उनको रजिस्टर करना होगा अंडर दिस स्कीम। उनको ई श्रम पोर्टल में रजिस्टर करना होगा, और इसकी वजह से उनको सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर मिलेगा अप टू 5 लाख। उनका आई कार्ड भी इशू होगा थ्रू ई श्रम पोर्टल। तो ये एक गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है। दूसरा, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा इन लोगों को। अब ये सोशल सिक्योरिटी अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, तो मिलियंस ऑफ वर्कर्स जो हैं, वो उनको लेबर प्रोटेक्शन मिलेगा, जो कि अभी तक वो लोग एक्सक्लूडेड थे इस लेबर प्रोटेक्शन से। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी, जो वर्कर्स है उनका एक्सप्लॉइटेशन कम होगा, और सोशल स्टेबिलिटी भी प्रमोट होगी।
तो आप इसमें ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं। ये सारे मैंने हिंदू एडिटोरियल से लिए, एक्स्ट्रा कहीं से और से नहीं लिए। मगर जब आप कंटेंट अपना बिल्डअप करना शुरू करोगे तो आप बाकी और आपके जो रिसोर्सेस है वहां भी रेफर करना है आपको। नेक्स्ट है चेंजिंग द पैराडाइम ऑफ ट्रेडिशनल जर्नलिज्म टू डिजिटल जर्नलिज्म इम्पैक्ट ऑन जर्नलिज्म क्रेडिबिलिटी। तो जो ट्रेडिशनल जर्नलिज्म है वो क्या है? न्यूज़पेपर है, और जो पहले का दूरदर्शन में जो न्यूज़ आती थी वो है। डिजिटल जर्नलिज्म क्या है? सोशल मीडिया का जर्नलिज्म, उसको डिजिटल जर्नलिज्म कहते हैं। तो जो ट्रांजिशन हो रहा है ट्रेडिशनल जर्नलिज्म से डिजिटल जर्नलिज्म में, उसका इम्पैक्ट क्या है क्रेडिबिलिटी पर। तो इसमें मैंने फैक्ट से बताए हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा आर्टिकल था ये हिंदू एडिटोरियल में, ज्यादा उसमें लिखा हुआ नहीं था। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या होता है? फास्ट रिपोर्टिंग करता है, उसका ब्रॉडर रीच होता है। मगर प्रॉब्लम क्या है? एडिटोरियल ओवरसाइट नहीं होता है, मिस इन्फॉर्मेशन होता है। मगर ट्रेडिशनल जर्नलिज्म क्या होता है? वो रिलायबल होता है, फैक्ट चेक न्यूज होता है, ओवरसाइट होता है, और दैट इंश्योर्स क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। आप और भी बहुत सारे इम्पैक्ट इसमें, ये तो मैंने फैक्ट दिया है, आपको इम्पैक्ट इसका लिखना है। उसमें क्रेडिबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो लिखना होगा आपको। नेक्स्ट है रोल ऑफ जुडिशियल इवेजन इन अंडरमाइनिंग लीगल अकाउंटेबिलिटी। जुडिशियल इवेजन का मतलब क्या होता है? यदि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने वर्डिक्ट को फ्रीज कर देती है या डिले करती है उसको फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड, उसको हम कहते हैं जुडिशियल इवेशन। एक होता है जुडिशियल आउटरीच होता है। उसमें क्या होता है? कोर्ट अपने जुरिडिक्शन के बाहर जो वर्डिक्ट देना होता है उसको हम कहते हैं। तो यहाँ पर जुडिशियल इवेजन की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन क्यों उठ रहा है? क्योंकि संभल केस में डिफर्ड डिसीजन हुआ, यानी हाई कोर्ट ने अपने डिसीजन को फ्रीज कर दिया, मैटर को फ्रीज कर दिया, यानी कोई डिसीजन ही नहीं दिया। तो यहां पर आपको जुडिशियल रिविजन और लीगल अकाउंटेबिलिटी को कनेक्ट करके अपने कंटेंट को बिल्डअप करना है। तो लीगल अकाउंटेबिलिटी इज अ की एस्पेक्ट ऑफ मेंटेनिंग द इंटीग्रिटी एंड ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ जुडिशरी। लीगल अकाउंटेबिलिटी कैन बी अंडरमाइंड व्हेन जजेस अवॉइड मेकिंग टाइमली डिसीजन, इसको कहते हैं जुडिशियल इवेजन, fail to address critical issue as seen in the cases of judicial evasion। तो जुडिशियल इवेजन के कई एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। एक तो संभल केस है, दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड 2018 में चैलेंज किया गया था, और जज ने अपने वर्डिक्ट को इतना डिले किया कि 2024 में फाइनली वर्डिक्ट आया, इलेक्टोरल बॉन्ड बैन किया गया। मगर अगर वर्डिक्ट डिले होता है, जिसको इंटेंशनली डिले किया जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो सिचुएशन जिसके फेवर में है उसको तो फायदा हो जाता है। जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड जिस भी पार्टी के फेवर में थी उसको फायदा हुआ, 2018 से 2024 तक तो उसको फायदा हुआ, राइट। तो एक तो जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी इरोड होती है, फेयरनेस और क्रेडिबिलिटी भी डिमिनिश होती है, ये तो है। मगर इसके साथ गवर्नमेंट का पोजीशन या कोई भी पार्टी जिसके फेवर में ये डिफर्ड डिसीजन है तो उसको फायदा हो जाता है। तो आपको अपना जो कंटेंट है उसको इस तरह से बिल्डअप करना है कि जहां आपको एग्जाम्पल देना है जुडिशियल इवेजन का, कहाँ कहाँ हुआ है, कब कब हुआ, मैंने दो ही एग्जाम्पल दिया है, वो जुडिशियल इवेजन की वजह से लीगल अकाउंटेबिलिटी कैसे अंडरमाइन हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Next is legal technology is transforming the nation-centric legal ecosystem into a global one. The global market for legal work exceed $1.1 million। तो नेशन सेंट्रिक लीगल इकोसिस्टम से ग्लोबल वन हो रहा है। तो ग्लोबल मार्केट कितना है? इतना डॉलर का है। रीजन क्यों है? रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी। लीगल टेक्नोलॉजी भी डेवलप हो रही है जो ज्योग्राफिकल बैरियर को ब्रेक डाउन कर रही है। लीगल सर्विसेज, रिसर्च प्रोसेस, ये सारे एक्सेसिबल हो रहे हैं, इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, ग्लोबल कोलैबोरेशन हो रहा है,
क्रॉस बॉर्डर लीगल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, प्रोवाइड्स टूल फॉर इंस्टेंट एक्सेस टू लीगल इंफॉर्मेशन, मेकिंग लीगल इकोसिस्टम इंक्रीजिंगली ग्लोबल रादर देन नेशन सेंट्रिक। ये सारा डेटा द हिंदू से लिया गया है जनवरी मंथ से। Access to legal information. AI legal database provide instant access to global legal research, making cross-border legal work more accessible. Virtual law firms से online remote consultation, digital platforms are enabling law firms to serve clients globally without geographical limitations. फिर क्रॉस बॉर्डर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, allows international arbitration and mediation without the need for physical presence. Global compliance tool, legal tech help businesses comply with international regulation, ensuring global operational standards are met. Legal tech startups भी है जो मतलब लीगल रिसर्च के लिए, ई डिस्कवरी के लिए, इंक्रीजिंग द एक्सेस टू लीगल सर्विसेज वर्ल्ड वाइड। फाइन। तो ये सारे कंटेंट है, आपको इसको बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको लिखना है। ये तो मैंने सिर्फ एक तरीके से फुट नोट्स दिए हैं जो मुझे हिंदू एडिटोरियल से मिले थे। तो स्टूडेंट्स का कंटेंट भी आपको इस तरह से बिल्डअप करना है ताकि ये जो क्वेश्चन है उसको आप जस्टिफाई कर सको। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।